नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज मैं यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर में हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं, थीम है गणतंत्र भारत के 75 वर्ष का उत्सव, हम भारत के लोग। नागरी लिपि के बैनर तले कार्यक्रम हुआ जिसमें विभिन्न तरह की पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। तैयार नागरी जन जन में बस जाएगी लिपि नागरी, अब विश्वव्यापी हो जाएगी लिपि नागरी, मेरे देश का नाम बढ़ाएगी नागरी, राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय हो जाएगी लिपि नागरी। सर सामने सर पिछली बार हमने तेंगा खाक जब असम में की थी तब भी हमने एमबीटी को बुलाया था, और अभी हमने अमर कंटक में इसी बार दिसंबर में किया तो भी नेशनल बुक ट्रस्ट के लोग आए। और जी आप दीजिएगा, आइएगा। सर पीछे आइए इधर। और ये भी भेंट कर दीजिएगा। हर त्रैमासिक पत्रिका है ये, इसमें नागरी लिपि के बारे में भी चिंता है। आइए पासवान जी आप भी आइए, आप इनके संपादक मंडल में। आचार्य जी आप भी आइए, खवालकर जी आप भी आइए, संपादक मंडल में। ये निबंध संग्रह है आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा जी का। बहुत बहुत बधाइयाँ आदरणीय सर को। तीसरी किताब है इनकी भोजपुरी में कविता संग्रह छल के नैनिया के कोर, जैसा कि नाम से ही लग रहा है। ये मुझे लगता है श्रृंगारिक होगी, नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने नागरी लिपि में इन कविताओं का संग्रह किया। तीनों किताबें अभी पुस्तक का विमोचन हो रहा है श्री ओम प्रकाश बघेल जी की एक विचार जो बदल दे जिंदगी। आइए सर, स्वागत है आपका। आप एयरफोर्स में हैं और सदस्य बनेंगे। सर नागरिक लिपि परिषद के सदस्य बनने जा रहे हैं और उससे पहले इन्होंने अपनी पत्रिका का विमोचन किया है। देखिए, एक विचार बहुत क्रांति ला सकता है, और किताबें लिखना या उद्बोधन या वक्ता जो भी होते हैं वो विचारों की क्रांति ला सकते हैं। ये होना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ आदरणीय सर को। कृपया तालियां भी बजाते जाइए। बड़ी मुश्किल से किताब लिखी होती है, जो लिखता है ना वही जानता है कि कैसे उसमें अशुद्धियाँ शुद्ध करते करते इंसान का परेशान हो जाता है। दूसरी इनकी किताब है सुअर बड़ा की मैंने सर से कहा कि नाम बहुत अच्छा रखा है, कुछ अलग सा है। ये निबंध संग्रह है आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा जी का। बहुत बहुत बधाइयाँ आदरणीय सर को। तीसरी किताब है इनकी भोजपुरी में कविता संग्रह छल के नैनिया के कोर, जैसा कि नाम से ही लग रहा है। ये मुझे लगता है श्रृंगारिक होगी, नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। कवियत्री सितारा चौधरी जी की है नारी वेद। बताइए, वेद आपने 4 वेद पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे आ गया है नारी वेद, और नारी के बगैर पूरी पृथ्वी आधी तो नारियों से भरी हुई है। हाँ, नाम बहुत अच्छा है, नारी वेद। 4 वेद के बाद अब 5वां वेद है नारी वेद। बहुत बहुत बधाइयाँ सर। तो आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ जिन जिन की पुस्तकों का विमोचन हुआ। एक किताब और आ रही है खुशबू एहसासों का, सुप्रिया जैन जी। अच्छा, ये
कविताओं की किताब है, तो विमोचन के लिए ही आइए। चलिए विमोचन कर दीजिए, क्योंकि किताब एक ही है इसलिए थोड़ा सा हिचक रही है ये, पर ये नई नई लेखिका है और हम सोचते हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। ऐसे बच्चों को लिखना जरूरी है, क्योंकि आजकल के जो विचार हैं बच्चों के, वो कौन लिखेगा? जी बिल्कुल। तो आने वाले समय को नमन कर रही है हमारी नागरी लिपि परिषद कि बच्चे ऐसे ही लिखते जाएं। बहुत बहुत बधाई बेटा। डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं पीजीटीवी कॉलेज में, वाइस प्रिंसिपल भी रहे, और ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो हम लेखकों की बड़ी संस्था है उसकी आप महासचिव हैं। आपके पिताजी डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी जो कादम्बनी के संपादक थे वर्षों तक हमारी संस्था को जोड़ा, और हम में से कई लोग ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, उसमें भी हम सहयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर अवस्थी से आग्रह है कि सिर्फ 5 मिनट में हम भारत के लिए तालियों से स्वागत किया जाएगा सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत के लोग, ये वे शब्द हैं जिनसे भारत का संविधान शुरू होता है, और ये ध्यान रखिएगा कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और बड़ी मेहनत करके इस संविधान का निर्माण किया गया। और जब ये बना था उस वक्त बहुत सारी बातें थी जो शंका में थी। एक तो ये कि यह देश एक रहेगा कि नहीं रहेगा, यह संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था कि ये संविधान नहीं बचेगा, लेकिन यह संविधान देश तो एक रहा ही, साथ में संविधान तब से लेकर अब तक लगातार चल रहा है। यही नहीं, वे लोग जो कि इस पर शक करते थे, उनको कुछ संदेह था कि यह संविधान जो है वह सामाजिक न्याय प्रदान नहीं कर पाएगा, यह संविधान जो है उसने वह भी प्रदान किया। और वे लोग सबसे ज़्यादा लाभप्रद भी हुए जिनके बारे में शक था कि संविधान वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। एक बहुत बड़ी संख्या जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता था, वो बिल्कुल कटा हुआ था, अछूत थे उनमें से। आज हम उनमें क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह संविधान यदि कहता है कि हम भारत के लोग, तो वास्तव में यह संविधान हम भारत के लोगों तक पहुंचा है। उन लोगों को उसने जागृत किया है, उन लोगों को उन्होंने विकसित किया है, उन लोगों को उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया है, जो कि उस वक्त जिनके बारे में सोचना भी असंभव था। एक शक यह भी था कि यह देश लोकतंत्र के लायक नहीं है। वह लोकतंत्र के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश में जो समाज है वह पूरी तरह से अलोकतंत्री है। लोकतंत्र स्थापित हुआ और हम सब जितने भी लोग हैं वे सब चाहते हैं कि लोकतंत्र बना रहे, ये संविधान बना रहे। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं शब्दों से मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ इस पटल पर आमंत्रित करती हूँ अपने विचार वक्ता के रूप में उद्बोधन के लिए आदरणीय डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह सर, जो कि निदेशक हैं ICCR के, और कृपया तालियों से इनके स्वागत करें। बुक्स और साहित्य समाज का दर्पण होती हैं, समाज का सबसे बड़ा मार्गदर्शक होती हैं, और राष्ट्र की हर पीढ़ी हर समय को जगाने वाली होती हैं। तो हम किताबों और साहित्य का साथ अपने साथ रखना चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। साहित्य जैसा कि हमारा हर समय समाज का, राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है, तो हमें उसमें अपनी जितनी रुचि बढ़ाई जाए, जितनी बढ़ सके उसको बढ़ाना चाहिए। ये थोड़ा सा एक दुर्भाग्य विषय चल रहा है अभी कि हमारी युवा पीढ़ी किताबों को पढ़ने से, उसमें इंटरेस्ट से थोड़ा दूर होती जा रही है। हमारे प्रबुद्ध सभी लेखकों, विचारकों को इस रुचि को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि आज के समय में बहुत ही आवश्यक है।
हमारे साहित्य सृजन के लिए भाषा बहुत ही जरूरी है। तो नागरिक लिपि परिषद बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जो भाषा को सुदृढ़ और मजबूत और फैला रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। मैं आशा करता हूँ ऐसे ही इस सफल कार्य को आप आगे बढ़ाते रहें। आपका बहुत ही अच्छा, पूरे देश के लिए बहुत ही सराहनीय और अच्छा कार्य रहेगा और इसका लाभ पूरे राष्ट्र को, समाज को मिलता रहेगा। हमें आप लाभान्वित करते रहेंगे लेखन की त्रुटियों से, भाषा की त्रुटियों से, भाषा को और ऊंचाई दे करके, अच्छाई दे करके हम सब इससे लाभान्वित होते रहेंगे। जितने लेखकों की आज किताबें आई हैं, विमोचन हुआ है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि वे आगे भी समय में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमें अपनी किताबों से, लेखन से लाभान्वित करते रहेंगे। सतसैया के दोहरी ज्यों नामक कृति, देखन में छोटे लगे, घाव करे संग गंभीर, ऐसा ही कुछ उद्बोधन लेके आते हैं सर। मैंने एक उद्बोधन सुना था इनका, जिसमें उन्होंने कहा था कि केजी से पीजी तक अगर कोई बात नहीं बताई गई है और बाद में बच्चे को बताओगे तो बच्चा कितना ध्यान देगा। मुझे अभी तक उनके शब्द याद हैं। ऐसे ही आदरणीय प्रोफेसर सुनील कुमार कोलकर्णी सर को सादर आमंत्रित करती हूँ उद्बोधन हेतु, जो कि निदेशक हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से। स्वागत है सर आपका। तालियां। धन्यवाद मैडम। प्रथमतः नागरी लिपि परिषद द्वारा आयोजित इस नागरी लिपि एवं पुस्तक संस्कृति के विषय पर केंद्रित परिचर्चा में मंच पर उपस्थित सभी परम आदरणीय विद्वज्जन और मंच के सम्मुख उपस्थित सभी हिंदी प्रेमी अध्यापकों को सादर प्रणाम करता हूँ, सस्नेह नमस्कार करता हूँ। ये विषय और ये संस्था दोनों का अंतर संबंध एक हृदय और आत्मा की तरह है, क्योंकि देश जब स्वतंत्र हुआ तो अस्मिता के रूप में हमने बहुत सी चीज़ों को स्वीकारा। प्रथमतः हमने राष्ट्रध्वज का निर्माण किया। थोड़े बहुत मतभेद रहे। हमारा राष्ट्रध्वज एक रात में नहीं बना, उसके बनने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया 1857 से लेकर 1947 तक चलती रही। लेकिन फिर भी इस स्वतंत्रता के बाद अस्मिता के रूप में हमने तिरंगे को अपना राष्ट्रध्वज माना और तब से लेकर आज तक हमारी अस्मिता उसके साथ जुड़ी हुई है। आज हम थिएटर में भी जाते हैं या कहीं पर भी उसे फहराते हुए देखते हैं तो मन ही मन हमें उसको सलाम करने का होता है, क्योंकि वह हमारे लिए महज एक ध्वज नहीं बल्कि हमारी अस्मिता का, हमारी स्वतंत्रता का एक प्रतीक है। वही बात राष्ट्रगीत के बारे में, राष्ट्रगान के बारे में हमने स्वीकारी और वंदे मातरम हो या जनगण मन हो, उसको लेकर भी थोड़ा विवाद चला, लेकिन फिर भी एक वाक्यता से हमने जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया और तब से लेकर आज तक उसके साथ भी हमारी अस्मिता का भाव, राष्ट्रीय अस्मिता का भाव जो है वह जुड़ा रहा। आज थिएटर में भी हम मनोरंजन के लिए भी जाते हैं या राह चलते भी हम अगर राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को सुनते हैं तो हमारे पैर अपने आप जो है वो रुक जाते हैं। जैसे हमने राष्ट्रध्वज को स्वीकारा था, जैसे हमने राष्ट्रगान को स्वीकारा था, स्वाभाविक रूप से हम में से अधिकांश लोगों की यह अपेक्षा थी कि वैसे ही हम राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि को भी स्वीकार करें। परंतु दुर्भाग्यवश कहिएगा या उस समय के राजनेताओं के मन में दूरदृष्टि का अभाव कहिएगा या स्वार्थ से घिरी राजनीति के कारण कहिएगा, हम
न राष्ट्रभाषा को उचित सम्मान दे पाए और ना ही राष्ट्रीय लिपि को। राजकाज की भाषा के रूप में हमने तो राजभाषा के रूप में हिंदी को तो स्थान दे दिया, लेकिन समांतर रूप से अंग्रेजी चलती रहेगी, इस प्रकार का उसके साथ जोड़ भी दिया। और उसी दुख दर्द को आज 75 साल होते होते भी हम झेल रहे हैं। और अब 75 वर्षों की यात्रा में अब हमारे ये चीज ध्यान में आ रही है कि भारत जैसे समृद्ध राज्य में, राष्ट्र में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना उतना सहज नहीं है जितना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में देना है। क्योंकि यहां भाषा अस्मिता के साथ जुड़ी हुई है और इसीलिए हमने उसमें भी मार्ग निकाला कि हमारी कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा नहीं होगी, बल्कि 8वीं अनुसूची में उद्धृत 22 भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी। लिपि के बारे में हम आज भी उतनी प्रखर भूमिका नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय अभाव के कारण मैं बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात करना चाहूंगा, लेकिन बहुत आवश्यक है। मित्रों, इन 75 वर्षों में हमें बात जो ध्यान में आई है कि हिंदी का अगर विकास करना है तो हमें भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चलना होगा। उन सारी भारतीय भाषाओं का लेखन हमें राष्ट्रीय लिपि देवनागरी में करना होगा। जब तक हम लिपि के रूप में भारतीय भाषाओं को देवनागरी में नहीं लाएंगे, तब तक इन भाषाओं को हम राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में सफल सिद्ध नहीं होंगे। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता का यह संग्राम जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा, तब तक देश स्वतंत्र नहीं होगा। इस स्वतंत्रता संग्राम में वृद्ध हो, बालक हो, महिला हो, वह सक्रिय रूप से सहभागी नहीं होगी, तब तक देश स्वतंत्र नहीं होगा। वैसे ही आज 75 वर्षों की यात्रा में हम जैसे लोगों को लगता है कि जब तक हम नागरी लिपि को भारतीय भाषाओं के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारे भारतीय भाषाओं का भी उतने मात्रा में विकास नहीं हो पाएगा। और इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि इस लक्ष्य की ओर हम बढ़े। आज तमाम बुद्धिजीवी लोग देवनागरी के बदले रोमन लिपि को अपना रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और इन बुद्धिजीवी वर्ग में जब फिल्म अभिनेता, फिल्म अभिनेत्री उस फिल्म के आधार पर अरबों खरबों में कमा रही है, और वही जब खुले मंच में साक्षात्कार पर कहती है कि मैं हिंदी में बोलना नहीं जानती, हिंदी लिखना मुझे नहीं आता है, तो यह हम सब के लिए बहुत चिंतनीय बात है। आज भी फिल्म इंडस्ट्री में अनेक ऐसे नायक नायिका आपको देखने को मिलेंगे कि जो रोमन स्क्रिप्ट को ही पढ़ के हमारे और आपके गले के ताज बने हुए हैं। हमें इससे परे जाकर लिपि का विकास उन तक हमको करना है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह संकल्प इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हम ले, और ये राह आसान नहीं है, उसके लिए हमें लक्ष्य लेकर चलना होगा। कहते हैं कि किए बिना कोई काम आसान नहीं होता, सहे बिना कोई इंसान महान नहीं होता, गांठ बांध लो उत्थान साधना ही मार्ग है, तपस्या किए बिना कोई भगवान नहीं होता। वैसे हमारी लिपि को भी तपस्या करनी है, और तभी जाकर इसको हम सब लोगों में लोकप्रियता का स्थान देने वाले हैं। संयोग से भाषा प्रौद्योगिकी ने अब इतना विकास कर लिया है कि लिपि हमारे लिए कोई ज़्यादा कठिन विषय नहीं रहा है। अब आप वॉइस रिकॉर्डिंग आ गया है। अब आप हमने जो केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो शब्द सिंधु डिजिटल कोश बना रहे हैं, वो आप 22 भाषाओं में सर्च कर सकते हैं, देवनागरी में सर्च कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत लंबा यहाँ लंबा चौड़ा भाषण देने के बदले ये जो तपस्वी है, ऋषि है, हरिपाल जी जैसे, सर जैसे, उनका आदर्श लेकर हमने भी आजीवन ये संकल्प लेना चाहिए।
हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे इर्द गिर्द के मनुष्य को देवनागरी में हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम जितना व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर लिखेंगे, अधिकाधिक मात्रा में देवनागरी लिपि का हमने उपयोग करना चाहिए। यह संकल्प लेकर हम अपनी वाणी को पूर्ण विराम देते हैं। इसलिए कहना पड़ा। सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर प्रेमचंद पातंजलि सर को, जो कि नागरी लिपि परिषद के अध्यक्ष हैं। गांधी जी का कहना था कि नागरी लिपि संसार की समस्त लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक, परिपूर्ण और निर्दोष लिपि है और राष्ट्रीय एकता में सहायक है। तो सर नागरी लिपि का ही प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, बल्कि वो राष्ट्र को एकता में भी बांध रहे हैं। सर समान स्वागत करते हैं। नागरी लिपि एवं पुस्तक संस्कृति पर चर्चा के अवसर पर पहले तो मैं कह दूँ कि सामान्य से तो मेरी बारी आती है तो समय समाप्त हो जाता है। आज भी वही है, किंतु कुछ शब्दों में अपनी बात कहूँगा। एक तो रश्मि चौबे जी को जो पुरस्कार मिला है हमारे प्रेरणा स्रोत से डॉक्टर प्रवीण पांचाल जी, उनके नाम पर उनके बेटे और बहू ने यहाँ आके हमारे ऊपर कृपा की है, हमें बहुत अच्छा लगा है। मैं आभारी हूँ आपका। सुनील जी खाली आशीर्वाद दे रहे हैं कई वर्षों से, फिर भी हमें खाली आशीर्वाद भी स्वीकार्य है, क्योंकि ये भी सरकार के तंत्र में है। कथूरिया जी, ये भी सरकारी तंत्र में है, मतलब जिसकी जितनी सेवा है उसके बाहर नहीं दौड़ सकता। जिन लेखकों की, रचनाकारों की, कवियों की पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है, मैं उन सबको नागरी लिपि परिषद की ओर से, व्यक्तिगत रूप से, अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये भले संयोगवश ही हो, लेकिन आज बसंत पंचमी के दिन हमें 45 मिनट का समय यहाँ पर इस स्थान पर मिल गया है और हम समझते हैं हम बधाई के पात्र हैं। ये संयोग है कि हम बधाई के पात्र हैं। बहरहाल नागरी लिपि पर बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धरती के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बिना खाए पिए, बिना सामान ढोए, भले ही खाली हाथ हम नागरी लिपि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सुनील जी करते रहेंगे। जैसे आपके मन में बात है कि हम करते रहेंगे, तो हम करते रहेंगे। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि एक तो हिंदी भाषी राज्यों से कोई परहेज नहीं है। पहले ये बात मानी जाती थी कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में ही हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमने ये प्रयोग करके देखा। अभी जो अंतिम प्रयोग था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अमरकंटक के इंदिरा गांधी केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में हमने कार्यक्रम किया, उसमें नए प्रयोग किए। और ये भी हमने तय किया है कि हम हर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक इकाई नागरी लिपि परिषद की स्थापित करेंगे, जो हमारा प्रचार प्रसार करने में हमारा सहयोग करेंगे, बल्कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वहाँ के कुलपतियों को उनको सम्मानित करने के लिए एक विशेष प्रकार की सदस्यता, विशिष्ट सदस्यता कहिए, मानद सदस्यता कहिए, उसका भी प्रावधान हमने किया है। अभी हाल ही में हर प्रदेश की जो नागरी लिपि परिषद की इकाई है उसका पुनर्गठन किया है, इस आधार पर कि जो काम करते हैं वो और ज़्यादा काम करें, जो काम करना चाहते हैं वो आए और हमारे हौसले बढ़ाएं।